हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। चलिए भाई, आ जाइए सभी लोग लाइव एक बार और सेशन को बताइए सब ठीक है तो जल्दी से जुड़ते हैं अपने न्यू सेशन में और कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए सभी लोग एक बार आ जाइए लाइव। सभी लोग आ जाएंगे और बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बढ़ेंगे आगे। बिना देरी के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए ठीक है सब। क्वेश्चन में आ जाते हैं। जैसा कि आपको पता है हम लोग एलटी वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को राधे राधे। सभी लोग एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है तो सब हम शुरुआत करेंगे। ठीक है अरुण कुमार जी, चलिए स्वागत है सभी लोगों का। आते हैं फिर क्वेश्चन में, बिना देरी के अपने सीरीज में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन। आज एक न्यूज़ आई है कि मे बी आपका जो एग्ज़ाम अभी टीजीटी वाला था वो आपका जो अभी दिसंबर में एक्सपेक्टेड था कि होगा तो मे बी वो भी फिर से टलने वाला है। ठीक है, तो अब बात वही है कि अब एक ही चीज़ बची है आपके सामने, एलटी वाला। मे बी वो हो जाए एग्ज़ाम अगर ऐसी ही चीज़ें चलती रही, क्योंकि उसकी डेट आ चुकी है 17। हाँ अच्छा ठीक है मैम, पहले से नोटिफिकेशन लगा दिए करिए। 11 बजे का आपका शेड्यूल रहता है। चलो ये ध्यान रखा जाएगा कि आपका शेड्यूल क्या होगा कि लगा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। और एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट से। सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, आवाज़ आ रही है सब ठीक है? ठीक है भाई, मिथिलेश कुमारी जी, अरुण कुमार जी, चलिए गुड मॉर्निंग शिवानी जी। चलो भाई, तो देखिए ये बड़ी क्या होता है कि एक तो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे और आपका जो टीजीटी वाला एग्ज़ाम है 2022 का है भाई, ये तो रिकॉर्ड बन गया ना एग्ज़ाम पेपर कैंसिल होने का, टलने का। और जब ये चीज़ें हम लोग देखते हैं पढ़ते हैं तो बीइंग अ टीचर हमको भी लगता है कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी चीज़ें हो रही हैं और होता क्या है ना कि पता चल रहा है ये लोग तो बैठे बैठे बस अपरिहार्य कारणों से आपका एग्ज़ाम रद्द होता है, आपका एग्ज़ाम बढ़ा दिया जाएगा, ऐसी चीज़ें जब सुनने में आती है ना तो बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि कितने महीनों की मेहनत होती है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं कि अच्छा ये चीज़ कंप्लीट हो तो आगे बढ़ा जाए। ये चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना कि एक तो पेपर की डेट जब लगी रहती है तो फिर होता है कि जो बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जब पेपर की डेट लगी रहती है, कंटिन्यू तैयारी हो रही होती है और फिर जब सडन ये न्यूज़ आती है कि अच्छा आपका पेपर नहीं होगा तो वो जो फ्लो है ना वो एकदम से टूट जाता है और बहुत ही क्या है, बहुत ही वो डिसअपॉइंटिंग होती हैं चीज़ें। बट क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, है ना। हम लोग बस उम्मीद कर रहे हैं कि एलटी वाला एग्ज़ाम आपका टाइम पे होगा तो उसी पे हम फोकस करेंगे अब और उसी पे कोशिश करेंगे कि हम इतनी बेहतर तैयारी करें कि हम उसमें अपनी एक सीट पक्की कर लें, है ना। और बाकी तो अब वही बात है, अगेन यही कहा जाएगा कि गवर्नमेंट की चीज़ें हैं। जब हम बात करते हैं परीक्षाओं के लिए, पेपर्स के लिए, तो खासकर यूपी गवर्नमेंट में तो और ये चीज़ें हैं कि कोई भरोसा नहीं है भाई, कोई भरोसा ही नहीं है कि कब क्या होगा, है ना। पता चले 2 दिन एग्ज़ाम के लिए बचे हैं और 2 दिन में ये लोग पेपर कैंसिल कर देते हैं। हाँ वही बात है अरुण कुमार जी, अब एग्ज़ाम पता नहीं क्या ही होंगे, अब एग्ज़ाम और भी नहीं होंगे क्योंकि हाँ बिहार में भी अब वही है ना, बिहार में अभी तक वैकेंसी आ जा रही थी, अब तो लग रहा है वहाँ भी बेड़ा गर्क होने वाला है ना। चलिए खैर ये सब बातें हम क्या ही करें, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, मिथिलेश कुमारी जी बोल रही हैं मैं तो टीचिंग करती थी एग्ज़ाम के। यही होता है बेटा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ जॉब कर रहे हैं या कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आप वेट नहीं कर सकते, है ना। तो यही होता है, बच्चे फिर कहीं जॉब कर रहे हैं और जब एग्ज़ाम की ऐसे डेट लगी होती है तो सोचते हैं कि 2 महीने 4 महीने छोड़ के और चलो प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो ये हाल है ना, ये बहुत सारे बच्चों का। और ख़ासकर जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए तो और ही बहुत ये ऐसा है कि भाई क्या किया जाए,
है ना। घरों की कंडीशन ऐसी है कि पता चले गर्ल्स के लिए या बॉयज़ के लिए भी सेम ही है, माता पिता कैसे कैसे करके पैसे दे रहे हैं, और ये है कि बच्चे की 2 महीने 3 महीने की बात है, एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि जैसे ही बात आती है पेपर की, वैसे फिर पेपर कैंसिल हो जाता है। अब जो वहाँ पे बैठे हैं उनको थोड़े समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे बच्चे यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे रेंट दे रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं, किस दशा में पढ़ाई कर रहे हैं। ये तो हम लोग समझते हैं ना, जो कोई झेल रहा है, जो कोई ऊपर पद पे बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, तो उसको बस एक ही पेन चलाना है कि भैया पेपर कैंसिल हो गया। उनको फर्क पड़ता होता तो ये चीज़ें ही नहीं होती, है ना। चलिए खैर, आते हैं अपने सीरीज़ पे। हम लोग जो कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, उसी पे ध्यान देते हैं। बाकी ये तो चीज़ें चलती रहेंगी, और वी जस्ट होप कि चीज़ें जल्दी बदलें और हमारे एग्ज़ाम तो एटलीस्ट टाइम पे हो जाए, है ना भाई। तो चलिए फिर आ जाते हैं क्वेश्चन पे, बिना देरी के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, आप सभी लोग बस मेहनत करते रहिए, और आपका एलटी वाला एग्ज़ाम है, अभी एनवीएस केवीएस की भी वैकेंसी आ गई है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, बस आपको एक सीट चाहिए, कहीं ना कहीं आप अपनी सीट पक्की करिए, निर्धारित करिए, क्योंकि ये तो रोना ही है, ठीक है। चलो अच्छा, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है भाई, आ जाते हैं। आइए इस सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है, द फ्रेश वाटर स्पंज इन, फ्रेश वाटर स्पंज इनमें से कौन है, ठीक है। फ्रेश वाटर स्पंज आपको बताना है, इनमें से कौन है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है स्पॉन्जिला, बी ऑप्शन है ग्रेंसिया, सी ऑप्शन है यूप्लेक्टेला, एंड डी ऑप्शन है यू स्पॉन्जिया। चलिए आइए क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन आंसर करते हैं फटाफट से। चलो भाई, ठीक है, एक बार सेशन को सभी लोग शेयर भी कर दीजिए, और सभी लोग लाइव आ जाइए। बाकी जो यार दोस्त मित्र हैं उनको भी बता दीजिए कि सेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बेटा अरुण कुमार जी, बात तो वही है ना कि कब तक मेहनत करें, कुछ पता ही नहीं है ना। एक्चुअली दिक्कत तो यही है, कुछ पता नहीं है, तो फिर जब तक मेहनत, तब तक मेहनत करनी पड़ेगी जब तक हमको सीट नहीं मिल जाती, है ना। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो अच्छा, फ्रेश वाटर पूछा है, ध्यान दीजिए। फ्रेश वाटर मतलब नदियों में, तालाबों में, झीलों में रहने वाला कौन सा है स्पंज। चलिए, फ्रेश वाटर स्पंज पूछा है आपसे। ठीक है भाई, फ्रेश वाटर स्पंज पूछा है, तो फ्रेश वाटर के लिए बताएंगे इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो फ्रेश वाटर स्पंज आपका स्पॉन्जिला होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्पॉन्जिला हो जाएगा। स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज कहा जाता है। यूप्लेक्टेला के बारे में एक चीज ध्यान रखेंगे, इसको वीनस फ्लावर कहा जाता है। क्या कहते हैं, सॉरी, वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सुंदर सा होता है, गिफ्ट वगैरह के रूप में दिया जाता है, तो ये भी रखेंगे, ध्यान रखेंगे। वीनस बास्केट फ्लावर, वीनस बास्केट फ्लावर कहा जाता है, या वीनस फ्लावर बास्केट कह लीजिए, ठीक है। ये काफ़ी सुंदर सा होता है, रंग बिरंगा होता है, काफ़ी सुंदर सा होता है, गिफ्ट वगैरह में देते हैं इसको, ठीक है। चलो, तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हिपैटिका, जिसको लीवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है, इज। फैसियोला हिपैटिका के जीवन चक्र में मध्यस्थ पोषक कौन है। इंटरमीडिएट होस्ट, हाँ, वीनस बास्केट फ्लावर इन जापान। जापान में शादी वगैरह जब होती हैं तो इसको एज अ गिफ्ट देते हैं, दूल्हा दुल्हन को खास करके एज अ गिफ्ट देते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर सा होता है, फ्लावर लाइक होता है, ठीक है। चलिए बताएंगे ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बताइए आप लोग, ठीक है। हाँ चलो आज, इंटरमीडिएट होस्ट इन लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हिपैटिका, फर्स्ट वन इज सीप, द सेकेंड वन इज स्नेल, फिर मैन है एंड बर्ड है। चलो, लिवर फ्लूक का पूछा है इंटरमीडिएट होस्ट कौन होता है, लिवर फ्लूक का इंटरमीडिएट होस्ट कौन होता है।
चलो, तो प्राथमिक होस्ट आपको पता है कहाँ पर देखने को मिलता है, ये सीप वगैरह में देखने को मिलता है। और जो इसका सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो स्नेल होता है, जो कि फाइलम मोलस्का का है। और इसी के अंदर ये क्या है, अपनी लाइफ साइकिल आधी कंप्लीट करता है। और दूसरा आपका जो फर्स्ट प्राइमरी होस्ट होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये इसका प्राइमरी होस्ट होता है ना, प्राइमरी होस्ट होता है सीप। क्लियर है। और स्नेल इसका नहीं, स्नेल इसका सेकेंडरी होस्ट होता है। ध्यान रखिए, आपसे इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट पूछा है, ठीक है शिवानी जी, सेकेंडरी होस्ट पूछा है, सीप नहीं होगा। सीप तो इसका प्राथमिक होस्ट होता है भेड़। भेड़ में ये पाया ही जाता है। फैसियोला हिपैटिका का इंटरमीडिएट होस्ट, या इसी को क्या कहेंगे, इसी को सेकेंडरी होस्ट कहा जाता है। सेकेंडरी होस्ट कह लीजिए या इंटरमीडिएट होस्ट कह लीजिए, ठीक है, तो वो स्नेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटाइलिन मेम्ब्रेन इज फाउंड इन। विटाइलिन मेम्ब्रेन कहाँ पर देखने को मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन बर्ड्स में, बी ऑप्शन है ट्यूनिकेट्स में, सी ऑप्शन है फिशेस में, एंड डी ऑप्शन है मैमल्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बताएंगे विटाइलिन मेम्ब्रेन। ठीक है, विटाइलिन मेम्ब्रेन कहाँ पर पाया जाता है, जल्दी से बताइए। 3rd ऑप्शन के लिए कहाँ पर देखने को मिलता है? चलो फिशेस बता रहे हैं कुछ लोग, नहीं फिशेस में नहीं होता है भाई। चलो, विटाइलिन मेम्ब्रेन पीतक झिल्ली बोलते हैं इसको, कहाँ पर पाई जाती है? हाँ, तो बहुत बढ़िया, ये बर्ड्स में पाई जाती है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, बर्ड्स में देखने को मिलती है। ठीक है, बर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल एनर्जी इज स्टोर्ड इन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इन। वर्णक तंत्र फर्स्ट में समस्त ऊर्जा संग्रहित होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया है एटीपी में, बी ऑप्शन दिया है कार्बोहाइड्रेट में, सेकंड सी ऑप्शन दिया है NADH2 में, या फिर P700 में। ठीक है, कोई बात नहीं अरुण कुमार जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। वर्णक तंत्र जिसको पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट कहा जाता है, उसमें सारी की सारी जो एनर्जी होती है वो किस में स्टोर्ड होती है? चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, अपूर्वा दीक्षित जी। ठीक है, चलिए, तो ये होता है P700 में। ठीक है, पूरी की पूरी एनर्जी यहीं पर स्टोर होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, एटीपी में नहीं होगा भाई। एटीपी तो एनर्जी करेंसी है जो कि फोटोसिंथेसिस के और उसमें बनती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो इसमें नहीं होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। बिल्कुल शिवानी जी, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर आपका एकदम सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेसल्स डिफर फ्रॉम ट्रैकिएट्स। वाहिकाएं वाहिनिका से कैसे भिन्न होती है? चलो अपूर्वा जी, स्वागत है आपका। वेसल्स कैसे अलग होती हैं ट्रैकिएट्स से? फर्स्ट ऑप्शन है इन बीइंग लिविंग, ये जीवित होने के कारण। ठीक है, सेकंड दिया है इन बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल। थर्ड वन इज इन हैविंग वर्टिकल रो ऑफ सेल विथ क्रॉस वॉल डिसॉल्व, एंड लास्ट दिया है बिकॉज दे कंडक्ट वाटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, और एक बार सेशन को शेयर करके आइए सभी लोग। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी आए नहीं हैं। निकिता गुप्ता जी और बाकी लोग कहाँ हैं? डेली वाले बच्चे फटाफट से सेशन को शेयर करके आइए सभी ग्रुप में। ठीक है, चलो, वेसल्स में और ट्रैकिएट्स में क्या अंतर होता है? वेसल्स में और ट्रैकिएट्स में क्या अंतर होता है, क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो बिल्कुल ये क्या करती हैं, इनमें अंतर होता है बिकॉज दे कंडक्ट वाटर, है ना, बिकॉज दे कंडक्ट वाटर, ऐसा कह सकते हैं आप। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। निशा यादव जी, स्वागत है आपका। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये जल का संवहन जड़ से लेके कहाँ तक करती हैं? पत्तियों में, है ना। क्या करती हैं? जड़ से लेके जाती हैं पत्तियों में। बिल्कुल बिल्कुल शिवानी जी, बिकॉज दे कंडक्ट वाटर। बिल्कुल, जड़ से अवशोषित, सॉरी, मिट्टी से वाटर को अवशोषित करके और पूरे पार्ट में पहुंचाने का काम यही करती हैं ट्रैकिएट्स।
ठीक है भाई, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटीपी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन केल्विन विल्सन साइकिल आर। एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण के लिए केल्विन विल्सन चक्र में एटीपी अणुओं की आवश्यकता होती है। कितने एटीपी अणुओं की आवश्यकता होती है? किसमें सी होगा भाई? नहीं, ये ज्यादा ऑप्शन डी आपका जाएगा मिथिलेश कुमारी जी, ऑप्शन डी जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप कहोगे कि अगर हम बात कर रहे हैं वर्टिकल रो में तो ये तो इन जनरल हो जाता है, लेकिन ट्रैकिएट्स का आपसे अंतर पूछा है कि किस वजह से भिन्न है, तो आप कहोगे क्योंकि ये केवल और केवल वाटर कंडक्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, वाटर कंडक्शन में हेल्प करती हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटीपी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन केल्विन विल्सन साइकिल आर। कितने एटीपी की आवश्यकता होती है? 36, 38, 12 या 18? जाइलम ट्रैकिड ही तो वाटर कंडक्ट करता है निकिता गुप्ता जी, जाइलम ही तो वाटर कंडक्ट करता है। ठीक है, ट्रैकिड्स से पूछा ही वही है ना क्वेश्चन, आप पढ़ा करो पहले। क्वेश्चन ही वही पूछा है कि वेसल्स में और ट्रैकिड्स में अंतर क्या होता है। चलो 6 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बताएंगे। अच्छा, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्लूकोज पूछा है। एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण के लिए केल्विन विल्सन चक्र में एटीपी अणुओं की आवश्यकता होती है। कितने एटीपी अणुओं की आवश्यकता होती है? चलो जल्दी से बताएंगे। हाँ चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ पर जितने एटीपी के अणु चाहिए होते हैं वो 18 हैं। 18 अणुओं की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन प्लांट्स लार्जेस्ट एग इज फाउंड इन। प्लांट्स में सबसे बड़ा जो एग है वो किस में पाया जाता है? ये बहुत बार पढ़ा है आपने। ठीक है, लार्जेस्ट एग किस में पाया जाता है? साइकस में, सिकोया में, पाइनस में या फिर सेलेजिनेला में? बहुत बार पढ़ा है और ये बहुत सारा ये क्वेश्चन पूछा भी बहुत बार जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी बहुत बार जाता है। ठीक है भाई, तो चलिए, पौधों में सबसे बड़ा जो अंडा होता है, लार्जेस्ट एग जो पाया जाता है, वो किस में पाया जाता है? जल्दी से बताइए। 7th के लिए बता रहे हैं क्या? सी। 7th के लिए सी, पाइनस में। क्यों भाई, पाइनस बता रहे हैं? 7th के लिए पाइनस तो नहीं होगा, साइकस में होता है। देखो इसी तरह साइकस पाइनस बहुत कंफ्यूजिंग होता है ना, ध्यान रखिएगा। साइकस पाइनस में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये पाइनस में नहीं साइकस में पाया जाता है। और साइकस का पौधा स्पोरोफिटिक होता है जो जड़, तना व पत्ती में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, साइकस, बिल्कुल साइकस होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे ये क्या है, साइकस में देखने को मिलता है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इज नोन एज हॉर्स टेल। हॉर्स टेल के नाम से किसको जाना जाता है? राइनिया को, सेलेजिनेला को, इक्विसिटम को या फिर नन ऑफ दीस को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किसको हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, ये बहुत बार पढ़ा है हमने। इन जनरल पूछा जाता है, इक्विसिटम को हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है। क्लियर, हॉर्स टेल किसको कहा जाता है? तो कहेंगे कि इक्विसिटम को ही हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लांट बियरिंग 2 टाइप ऑफ स्पोर इज टर्म एज। जब एक पौधे में 2 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उस अवस्था को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है हेट्रोस्पोरी कंडीशन,
दूसरा दिया है सीड हैबिट, सी ऑप्शन दिया है होमोस्पोरी कंडीशन, या फिर ऑल ऑफ द एबव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बताएंगे, जब एक पौधे में दो प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो अगर दो प्रकार या दो से अधिक प्रकार के भी पाए जाएंगे तो वो कहलाएंगे विषम बीजाणु, है ना, जिनको हेट्रोस्पोरी कंडीशन कहा जाता है। तो कहेंगे कि ये कंडीशन होती है आपकी हेट्रोस्पोरी। होमोस्पोरी का मतलब होता है सेम टाइप के स्पोर पाए जाना, सेम टाइप के। हेट्रोस्पोरी में क्या होता है, मान लीजिए एक माइक्रो हो गया, है ना, जैसे कि माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर हो सकता है, और एक मेगा स्पोर हो सकता है, मेगा स्पोर हो सकता है। और इन्हीं में से क्या होता है, मेल और फीमेल का फॉर्मेशन होता है, मेल स्पोर का और फीमेल स्पोर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो ये कंडीशन कहलाती है हेट्रोस्पोरी कंडीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ कोटिलेडॉन्स फाउंड इन एम्ब्रियो ऑफ साइकस, साइकस के भ्रूण में बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है? हाँ, माइक्रो से मेल, मैक्रो से फीमेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कोटिलेडॉन फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ साइकस, कितने कोटिलेडॉन पाए जाते हैं? 4, 2, 3 या फिर 1? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, साइकस में कितने, साइकस के एम्ब्रियो में कितने कोटिलेडॉन पाए जाते हैं? चलो जल्दी से बताएंगे। मैम क्या है, क्लास का टाइम क्या होता है? 11 बजे, 11 बजे टाइम होता है। अच्छा ठीक है, और ध्यान से पढ़िए, कोटिलेडॉन्स के नंबर, चलिए, नंबर ऑफ कोटिलेडॉन्स फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ साइकस, अंततः कितने बचते हैं उसमें, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वैसे तो ये क्या है, बहुत सारे इसमें पाए जाते हैं। इन जनरल अगर बात की जाए तो इसमें कई भ्रूण बनते हैं प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन ये जब परिपक्व अवस्था में आते आते इसमें केवल और केवल 2 बचते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर आप 2 लगाओगे। अगर आपसे पूछता कि प्रारंभिक अवस्था में कितने पाए जाते हैं, अब यहाँ पर ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, केवल आपसे पूछा है नंबर ऑफ कोटिलेडॉन्स फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ साइकस। तो एम्ब्रियो की बात हो रही है, मतलब मैच्योर में ही बताओगे कि जब वो कंडीशन क्या है, परिपक्व हो जाता है तो 2 बचते हैं। हाँ मिथिलेश कुमारी जी, ये केवल और केवल फिर 2 बचते हैं। ये अगर प्रारंभिक अवस्था में पूछता तो उसमें ढेर सारे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आप यहाँ पर बी लगाओगे। हाँ, ये 2 बचते हैं लास्ट में। इन जनरल अगर पूछता है कि जब वो मैच्योर नहीं होता है, शुरुआती दौर पर जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें ये कई पार्ट में डिवाइड होता है, तो वो कहा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन फ्यूनेरिया द कैलिप्ट्रा इज फॉर्म्ड बाय, फ्यूनेरिया में गोपक का निर्माण होता है किसके द्वारा? एंथ्रीडियम के द्वारा, कोल्यूमेला के द्वारा, कैप्सूल के द्वारा, या फिर आर्चिगोनियम के द्वारा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, फ्यूनेरिया में जो कैलिप्ट्रा बनता है उसका निर्माण किससे होता है? ठीक है, चलिए, फ्यूनेरिया में कैलिप्ट्रा पूछा है, कैलिप्ट्रा का निर्माण किससे होता है? तो ये कैप्सूल से होता है भाई। किससे होता है बताएंगे? कैप्सूल से होता है। ठीक है, कैप्सूल के द्वारा होता है। एंथ्रीडियम क्या कहलाता है? एंथ्रीडियम को बोला जाता है, एंथ्रीडिया इसका मेल सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, ये एंथ्रीडिया कहलाता है, इसका मेल सेक्स ऑर्गन। आर्चिगोनिया कहलाता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और अगर बात करी जाए कैलिप्ट्रा की तो वो किससे बनता है? तो ये बताएंगे कि कैप्सूल से बनता है। क्यों अरुण कुमार जी, क्या दिक्कत हो गई?
अरे ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ध्यान लगाइए क्लास में। दिमाग नहीं काम कर रहा है तो दिमाग को ठिकाने लगाइए, ठीक है। आज मैम दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ चलो, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली डेंजरस रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट। इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट है वो कौन सा है? राजेश यादव जी, गुड मॉर्निंग। फॉस्फोरस 32 है, सल्फर 35 है, स्ट्रोंसियम 90 है, या फिर कैल्शियम 40 है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए पूछा है, 12th के लिए, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इनमें से सबसे जो हानिकारक है वो कौन सा है? चलो भाई बताएंगे। सबसे हानिकारक खतरनाक रेडियो धर्मी प्रदूषक इनमें से कौन सा है? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये कौन सा है? स्ट्रोंसियम 90 है, ठीक है। और इसका प्रयोग जो एटम बम बनते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। स्पेशली इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं या ऐसा सब्सटेंस है जो कि कैंसरस सेल्स के लिए या कैंसर के लिए भी ये बहुत मात्रा में रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी खतरनाक होता है और यूज होता है जैसे एटम बम वगैरह बनाने में, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फाउंडर ऑफ सेल थियरी वॉज, कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे वोल्फ, रुडोल्फ विर्च्यू, माइन वॉन मॉल एंड रेस्पेल, एंड लास्ट दिया है आपका स्लाइडन एंड स्वान। चलो, सेल थियरी के बारे में पूछा है, ये तो पता ही होगा, फटाफट से आंसर कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। सेल थियरी किसने दी थी, जल्दी से बताइए। चलो भाई, सेल थियरी की खोज किसने दी थी? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो स्लाइडन एंड स्वान ने बताया था। रुडोल्फ विर्च्यू ने क्या किया था? इन्होंने सिद्धांत दिया था कि जितनी भी कोशिकाएं हैं जो बन रही हैं, मतलब बन रही हैं या पाई जाती हैं, वो सारी की सारी कोशिकाएं पहले से प्राप्त या पहले से निर्मित किसी न किसी जीवित सेल से ही बनी है ना। इन्होंने क्या दिया था? तो इन्होंने बताया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, आप पढ़ते हो ना, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये किसने बोला था? तो रुडोल्फ विर्च्यू ने बोला था कि जितनी भी फिलहाल में जीवित कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी जीवित कोशिकाओं से ही बनी है, ठीक है। बाकी सेल थियरी की बात आती है तो स्लाइडन एंड स्वान ने बताया था। सेल की खोज किसने की थी? सेल की खोज किसने की थी? तो सेल के लिए रॉबर्ट हुक का नाम आता है ना, रॉबर्ट हुक का। केंद्रक की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस रॉबर्ट कोच ने बताया था, सॉरी रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था, है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, और इन्होंने जो सेल बताया था, जो सेल में खोज की थी, वो सेल कौन सी थी? तो वो डेड सेल थी। ध्यान रखेंगे, कौन सी सेल थी? डेड सेल थी, जो कि कॉर्क में खोजा था। क्यों भाई? हाँ, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेहा सिंह जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। और आप लोग एक बार सेशन को शेयर करके आइए भाई, रेगुलर वाले बच्चे अभी दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं सारे लोग? सभी लोग ग्रुप में सेशन को शेयर करके आइए फटाफट से। हाँ, मिथिलेश कुमारी जी, बिल्कुल। ये क्या है? लाइफ, जितने भी अभी फिलहाल में प्रेजेंट सेल हैं वो पहले से प्रेजेंट किसी न किसी लाइफ से ही उत्पन्न हुई हैं। लाइफ ओरिजिनेट प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल, पहले से प्रेजेंट लिविंग सेल से ही ये आई हैं, है ना भाई। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। हाँ, बहुत बढ़िया। ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले खोज की थी लिविंग सेल की, किस में बताया था? बताइए। ल्यूवेन हॉक ने लिविंग सेल की खोज किस में की थी? बताइए फटाफट से। लिविंग सेल की खोज किस में की थी ल्यूवेन हॉक ने? चलो
कमेंट करो, आंसर करो फटाफट से। इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिवर परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस, वन ऑफ दिस फंक्शन इज, यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य इनमें से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका हिस्टोलिसिस, ऊतक का लयन करना। बी ऑप्शन दिया है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। सी ऑप्शन है ग्लाइकोजेनेसिस करता है। एंड लास्ट ऑप्शन दिया है मेंटेनिंग सॉल्ट बैलेंस। चलो भाई, वैसे तो आप पढ़ते हो कि लिवर के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन इनमें से बताइए कि कौन सा एक काम उसका होता है 14th के लिए। ठीक है, चलिए फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ लोग सी भी बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं बी। ठीक है, और लोग बताइए। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। यकृत के कार्य में आपको बताना है। चलो, तो ग्लूकोजेनेसिस की बात आज जो लोग कर रहे हैं, ग्लूकोजेनेसिस में क्या होता है? ये ग्लाइकोजन का संरक्षण करता है। ठीक है, ग्लाइकोजन को ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को पचा के ग्लाइकोजन के निर्माण एवं संरक्षण में हेल्प करता है, उसका संचयन करता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे यहाँ मोस्ट एप्रोप्रिएट पूछा जाए तो आप लगाओगे कि ये सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में। प्रोटीन का पाचन किसकी मदद से होता है? तो ये कहेंगे लीवर इसमें अपना अहम रोल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आप लगाओगे बी, ऑप्शन बी लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, ऑप्शन बी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में यकृत कार्बोहाइड्रेट को पचा करके ग्लाइकोजन का निर्माण करता है, उसका संचय करता है, वो तो सही बात है, लेकिन यकृत प्रोटीन के पाचन में सक्रिय भूमिका निभाता है। तो इस आधार पर आप कहोगे कि ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात होती है, अगर क्या है भोजन में जो आपकी फैट है अगर उसकी कमी होती है तो कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग ये पचा के वसा में कन्वर्ट कर देता है, तो ये भी काम होता है। बाइल जूस का सिक्रीशन तो आप पढ़ते ही हो, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, बाइल जूस का सिक्रीशन और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ये मेन काम होते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पॉइजन फैंग्स ऑफ स्नेक्स आर, सर्प के जो विष वाले दांत होते हैं, विष दंत जो होते हैं वो कौन से होते हैं, किसका रूपांतरण होते हैं? हाँ, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो गलत हो जाएगा फिर, तो गलत ही तो नहीं करना है मिथिलेश कुमारी जी, गलत ही तो नहीं करना है, उसीलिए तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। आप क्वेश्चन देखा करो, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो आपको लगे कि ये ही होगा। ठीक है, देखो संभवतः है अगर जाएंगे तो संभवतः में चीजें वही तो, ऑप्शन वही तो देता है। एग्जामिनर भी तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा ना, जिसमें उसको पता है कि बच्चे यहाँ पर गलत करेंगे, गलत लगाएंगे, वही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो वही तो आपको सीखना है कि गलत नहीं करना है। ठीक है, चलो, जो पॉइजनस फैंग्स होते हैं, सांप के जो विष वाले दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? मैक्सिलरी टीथ होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्री मैक्सिलरी टीथ होते हैं, या फिर वो मेरिन टीथ होते हैं? चलो, सांप के जो विष वाले दांत होते हैं वो कौन से होते हैं बताएंगे फटाफट से। बहुत बढ़िया, तो ये होते हैं उसके मैक्सिलरी टीथ का रूपांतरण कह सकते हैं। ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं सारे लोग, बहुत बढ़िया। वैसे तो ग्लाइकोजेनेसिस, बेटा मैंने बताया ना कि ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज का भंडारण करना और ग्लूकोज को संरक्षित करना वो काम होता है लीवर के द्वारा, लेकिन प्रोटीन पाचन में सबसे ज्यादा जो हेल्प की बात आती है तो वो तो आप पढ़ते ही हो, है ना, ग्लाइकोजन का संरक्षण तो करता ही करता है। चलिए, चलो अच्छा, इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मैक्सिलरी टीथ जो होते हैं वही विष वाले दांत होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। और आप सर्प के बारे में पढ़ते हो, इनका जो विष होता है दो टाइप का होता है ना, विषैले जो सर्प होते हैं, विषैले जो सांप होते हैं, दो टाइप के विष का प्रोडक्शन करते हैं। एक तो होते हैं हीमोटॉक्सिक और दूसरे होते हैं न्यूरोटॉक्सिक।
क्यों भाई? हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक जहर वो होता है जो जा करके आपके ब्लड फ्लो को इफेक्ट करता है, शरीर में जाएगा तो हृदय को और जो भी ब्लड फ्लो की ऑर्गन्स हैं उसको इफेक्ट करेगा। न्यूरोटॉक्सिक वो जहर है जो जाके सीधे के सीधे ब्रेन को इफेक्ट करता है, न्यूरॉन्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि न्यूरोटॉक्सिक का एग्जाम्पल बताओ, न्यूरोटॉक्सिक का एग्जाम्पल बताइए फटाफट से। और हीमोटॉक्सिक, कोबरा पढ़ते हो आप, वाइपर है ना, वाइपर हो गया, कोबरा हो गया, और समुद्री सर्प होते हैं वो आप पढ़ते हो। हाँ, तो हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक दो टाइप के जहर होते हैं। और एक चीज और होती है, यदि सर्प किसी को काट रहा है तो जितना जल्दी हो सके उसको तुरंत उपचार के लिए ले जाना चाहिए, ना कि झाड़ फूक और इन सब चीजों में, क्योंकि अगर जहरीला सांप है और उसका जहर शरीर में जाएगा तो वो क्या है काफी तेजी से असर करेगा। तो जल्दी से प्रयास होना चाहिए कि तुरंत उसको ले जाएं, है ना। चलिए ज्योति सोनी जी स्वागत है। चलिए भाई आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, कोबरा, बहुत बढ़िया, कोबरा हो गया, वाइपर हो गया, ये सारे के सारे जहरीले सांप होते हैं। नॉन पॉइजनस भी पूछा जाता है। नॉन पॉइजनस जो होता है, जैसे कि आपका क्या है, करैत भी होता है। हाँ, करैत भी क्या है, वो भी काफी ज्यादा जहरीला होता है। करैत, कोबरा, वाइपर और क्या कह सकते हैं, सी स्नैक, जो सांप समुद्र में पाए जाते हैं वो भी काफी जहरीले होते हैं। कुछ पानी में पाए जाने वाले सांप ऐसे होते हैं जो कि जहरीले नहीं भी होते हैं, है ना। अजगर जहरीला नहीं होता है। पाइथन, हाँ पाइथन क्या है, जहरीला नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अनीता प्रजापति जी स्वागत है सभी का। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं उनसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो बच्चे नए आ रहे हैं वो एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर देंगे अपने सारे यार दोस्त भाई बंधुओं के पास। ठीक है, चलिए अच्छा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जनवरी 30 जनवरी को, अप्रैल 21, 21 अप्रैल को, सितंबर 16 या फिर दिसंबर 25। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। हाँ चलो, तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, 16 सितंबर को। ठीक है, 30 जनवरी को कौन सा दिवस होता है, 30 जनवरी को होता है, बताएंगे 30 जनवरी को आप मनाते हो। चलो भाई, 30 जनवरी को होता है लेप्रोसी डे, जिसको कहा जाता है कुष्ठ रोग दिवस। ठीक है, 30 जनवरी को होता है वो, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पेयर इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही जोड़ा है, सही जोड़ा चुनना है। माइक्रोलेसाइथल एग के लिए दिया है माइक्रोलेसाइथल एग। ठीक है, माइक्रोलेसाइथल एग दिया है डाइपोनी, दूसरा दिया है होमोलेसाइथल एग एम्फीबिया, सी ऑप्शन दिया है मीजोलेसाइथल एग, ये है बर्ड के लिए, और सेंट्रोलेसाइथल एग ये दिया है किसके लिए, तो ये दिया है इंसेक्ट के लिए। हाँ, कुष्ठ रोग। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, विच पेयर इज करेक्ट, इनमें से कौन सा जोड़ा है जो कि सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा जोड़ा है जो कि सही है। ठीक है भाई, चलिए फटाफट से बताएंगे। तो इसमें जो सही है वो आता है सेंटेरोलेसाइथल, ये इंसेक्ट में पाया जाता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीवों में देखने को मिलता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट मैच हो जाएगा। ठीक है, मीजोलेसाइथल किस में पाया जाता है, ये एम्फीबियंस में पाया जाता है।
ठीक है, बर्ड्स में नहीं पाया जाता, एम्फीबियंस में पाया जाता है। होमोलेसाइथल की बात करते हैं, या इसी को आइसोलेसाइथल भी कहा जाता है, तो ये इकाइनोडर्म या फिर कह सकते हैं मोलस्का में भी पाया जाता है। ठीक है, होमोलेसाइथल या एम्फीबियंस में नहीं होता, ये मोलस्कन्स में होता है, या फिर इकाइनोडर्म्स में भी यही पाया जाता है। और माइक्रोलेसाइथल ये पाया जाता है एम्फिऑक्सस में हो गया। ठीक है, यूथेरियंस मैमल्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है। ठीक, तो इसमें राइट आपसे पूछा था तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेलेनोग्लासस इज कॉमनली नोन एज, बेलेनोग्लासस को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? चलो, बेलेनोग्लासस को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, बेलेनोग्लासस को और किस नाम से, कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है, इसको अर्थवर्म कहते हैं, बी ऑप्शन टैपवर्म कहते हैं, सी ऑप्शन कॉर्नवर्म कहते हैं, या फिर टंगवर्म कहते हैं। चलो भाई फटाफट से बताइए। ठीक है, क्या कहेंगे? टैपवर्म तो नहीं कहा जाता। ठीक है, अस्मिता जी कहाँ से, टैपवर्म कहाँ से होता है? इसमें ऑप्शन डी जाएगा, है ना, इसको टंग वर्म कहा जाता है। टैप वर्म जिसको फीता कृमि कहा जाता है वो क्या है? फैसियोला हिपैटिका पढ़ते हो, है ना, प्लेटीहेल्मिन्थीज का मेंबर है। केचुए के बारे में अर्थवर्म जिसको बोलते हैं, अर्थवर्म तो एनेलिडा का मेंबर है। बेलेनोग्लासस को टंग वर्म के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बेलनाकार आकार का होता है ना, बेलनाकार, ऐसे चपटा हुआ, चपटा नहीं कह सकते हैं, ऐसे होता है कुछ, ऐसे बेलनाकार आकार का होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, टंग वर्म। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ड्रोसोफिला सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण निर्भर करता है। हाँ, लिंग निर्धारण निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन में वाई क्रोमोसोम्स के द्वारा, बी ऑप्शन है एक्स क्रोमोसोम के द्वारा, सी ऑप्शन है ऑटोसोम के द्वारा, या फिर एक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम्स बोथ के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किसकी मदद से होता है? तो ये दोनों चीजों पर निर्भर करता है। ऑप्शन यहाँ पर डी जाएगा, एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम दोनों चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम आल्सो ऑटोसोम दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, एक्स क्रोमोसोम लगाएंगे लेकिन ऑटोसोम में भी इसका पार्टिसिपेशन होता है, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ग्लैंड विच इज फाउंड ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द थाइस ऑफ मेल लिजर्ड। क्वेश्चन पूछा है वह ग्रंथि जो नर छिपकली के जांघ के निचले पृष्ठ पर पाई जाती है, नीचे पाई जाती है, उसको किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है सुडोफिरिक ग्लैंड्स, बी ऑप्शन दिया है फीमोरल ग्लैंड, सी ऑप्शन है ग्रीन ग्लैंड, या फिर स्टिंक ग्लैंड। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, कौन सी ग्लैंड है जो कि मेल लेजर्ड में उनके थाई के नीचे पाई जाती है? तो ये है फिमरल ग्लैंड जो कि उत्सर्जी पदार्थों के लिए पाई जाती है। ठीक है, एक तरह से एक्सक्रीशन में काम आती है, तो ऑप्शन बी लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी लगाएंगे राइट आंसर। बहुत बढ़िया, चलो भाई ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड ऑन द टेल ऑफ सम बर्ड्स इज नोन एज, कुछ पक्षियों के पूंछ पर तेल उत्पादक ग्रंथि होती है, तेल उत्पादक ग्रंथि होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? इसको प्रीन ग्लैंड बोलते हैं, म्यूकस ग्लैंड बोलते हैं, ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं, या फिर सिबेसियस ग्लैंड बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, कुछ पक्षियों के कुछ पक्षियों के पूंछ पर तेल उत्पादक ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनको किस नाम से जाना जाता है? कौन सी ग्रंथियां हैं? तो इनको कहा जाता है प्रीन ग्लैंड, है ना। और ये काम क्या करती हैं? तो पंखों को, ये चोंच के आसपास, ठीक है, ये उनको चमकदार बनाए रखने का काम करती हैं।
हाँ, पिजन में, पक्षियों में, सब में पाई जाती हैं ऑलमोस्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉनसेंस कोडॉन्स आर, नॉनसेंस कोडॉन, ये पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं हम। नॉनसेंस कोडॉन्स इनमें से कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है AUG, AAU, UAD। बी ऑप्शन दिया है GGU, AGU, AUG। सी ऑप्शन दिया है UAG, UAA, UGA। यही सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम, है ना। आई थिंक किसी न किसी सीरीज में या फिर मैराथन में आपके ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन सी आपका नॉनसेंस कोडॉन हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन सी नॉनसेंस कोडॉन हो जाता है। अच्छा, स्टार्टिंग वाला कोडॉन कौन सा होता है उसको भी बता दीजिए। स्टार्टिंग कोडॉन, स्टार्टिंग कोडॉन कौन सा होता है? तो ये ध्यान रखेंगे, AUG आपका जो होता है इसको स्टार्टिंग कोडॉन के नाम से जाना जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। इसको कहा जाता है क्या? AUG, स्टार्ट कोडॉन, स्टार्टिंग कोडॉन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है तो ये भी याद रखिएगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्नेक दैट इज विविपेरस इज, एक जरायुज सर्प है, एक ऐसा सांप जो कि बच्चे पैदा करता है। फर्स्ट ऑप्शन है द रसल्स, द पिट वाइपर, रेटल स्नेक या फिर करैत। इनमें से कौन सा एक ऐसा सर्प है जो कि बच्चे देता है? ठीक है भाई, इनमें से कौन सा एक ऐसा सर्प है जो कि बच्चे देता है? हाँ, विविपेरस बच्चे देता है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए पूछा है, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। चलो, ठीक है, चलिए आपसे विविपेरस पूछा है। विविपेरस मतलब बच्चे देने वाला, विविपेरस मतलब बच्चे देने वाला। तो ये होता है कौन सा? ये पिट वाइपर होता है जो कि बच्चे देता है, यंग वंस को जन्म देता है। ठीक है, बच्चे देता है। करैत कैसा होता है? करैत के लिए बोलेंगे ये ओविपेरस होता है, ओविपेरस होता है, अंडे देता है। ठीक है, ओविपेरस होता है करैत। चलो भाई, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। करैत के लिए भी ध्यान रखेंगे, ये क्या होता है तो ये बताएंगे, ये ओविपेरस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैथोजेनिक फ्लैजलेट, इनमें से कौन सा रोगजनक कसाभी नहीं है? मतलब जो रोग का क्या करता है, रोग का फॉर्मेशन, सॉरी, रोग का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता है। लिस्मानिया, जियार्डिना, ट्रिपेनोसोमा या फिर नॉक्टिलुका। इनमें से कौन सा है जो कि पैथोजेनिक फ्लैजलेट नहीं है? चलिए भाई, जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा है जो कि रोगजनक नहीं होता है? बहुत बढ़िया, सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। हाँ, 24 के लिए बहुत अच्छे, सारे के सारे बता रहे हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, नॉक्टिलिका। ये क्या है? ये कहेंगे कि पैथोजेनिक नहीं होता है। बाकी आपको पता है लिस्मानिया से क्या होता है? लिस्मानिया से कहेंगे कि काला आजार नाम की डिसीज होती है ना। ट्रिपेनोसोमा से, ट्रिपेनोसोमा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? स्लीपिंग सिकनेस के लिए। और जियार्डिया का, इसको कहा जाता है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, है ना। जियार्डिया को कहा जाता है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। चलो, तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज फाउंड इन, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है हाइड्रा में, अर्थवर्म में, एस्केरिस में या फिर फैसियोला हिपैटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नींद के लिए ट्रिपेनोसोमा रिस्पॉन्सिबल होता है, निद्रा रोग कहा जाता है इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है पूछा है। ठीक है, 15 का सी बता रहे हैं, 15 का कुछ लोग, अच्छा सॉरी 25 के लिए मिथिलेश कुमारी जी बता रही हैं वी।
अर्थवर्म में आप पहचानती हो? अर्थवर्म को देख के पहचाना जा सकता है क्या कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है? पहले बात तो इसमें मेल एंड फीमेल होता ही नहीं है, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, एक ही शरीर पर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एस्केरिस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, लैंगिक। आप क्या करते हो, इनको देख के पहचान सकते हो। इसमें क्या है, मेल जो होता है, मेल स्मॉल साइज का होता है और फीमेल बड़ी साइज की होती है। फीमेल क्या है, बड़ी साइज की, लार्ज साइज का होता है। ठीक है, और आल्सो मेल इसका ये क्या होता है, ऐसे क्या है, मुड़ा हुआ होता है ना, ऐसे क्या है ये, उप्स, मेल क्या होता है ऐसे, इसका ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं ना, ऐसा कुछ यहां पर ये ऐसा कुछ दिखता है। और फीमेल क्या है, एज कंपेयर टू मेल क्या है, काफी लंबी होती है और बड़ी भी होती है, ये ध्यान रखेंगे। एस्केरिस में मेल स्मॉल होता है, फीमेल क्या है, लार्ज होती है। बिल्कुल, तो इसी में पाया जाता है। बाकी हाइड्रा में, अर्थवर्म में, फैसियोला हिपेटिका में कह लो, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, चलो हाइड्रा कहाँ से आ जाएगा शिवानी जी? मेल छोटा होता है, बहुत बढ़िया, और फीमेल क्या है, लार्जेस्ट होती है। एस्केरिस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, आल्सो ये अलग अलग भी पाए जाते हैं, एक ही बॉडी में नहीं पाए जाते हैं। अर्थवर्म की बात करते हो, अर्थवर्म में आपको पता है ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब कि उभयलिंगी होते हैं, एक ही शरीर पर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं और अलग अलग खंडों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मेल आप पढ़ते हो ना, जो टेस्टिस पाए जाते हैं वो 10th 11th में पाए जाते हैं। क्यों, ये आप केचुए में पढ़ते हो। ऐसे ही जो लीच होती है वो भी क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, लीच जिसको जोक कहा जाता है। ठीक है भाई, चलो तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरिस्टोटल लेंथन अकर्स इन, अरिस्टोटल लालटेन बोला जाता है, अरिस्टोटल लालटेन कहाँ पर पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है एस्टेरॉयडिया में, बी ऑप्शन है इकाइनो, अच्छा इकाइनोइडिया में, सी ऑप्शन है होलोथ्यूरोइडिया में, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है क्रीनोइडिया में। 26 के लिए, बहुत बढ़िया, 26 के लिए सभी लोग बता दीजिए अरस्तु लालटेन कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, अरस्तु लालटेन कहाँ पर पाया जाता है? तो बहुत अच्छे, ये इकोनोइडिया में पाया जाता है, इकोनोइडिया, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नियोटिनी इज ऑब्जर्व इन, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, अगेन ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी हम किसी न किसी सीरीज में कर चुके हैं। नियोटिनी, नियोटिनी किस में देखने को मिलता है? एम्फीस्ट्रोमा में, एलाइजीट में, साइकॉन में, या फिर सेकुलाइना में? 27 के लिए, 27 के लिए ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ठीक है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो कहेंगे कि ये एम्फीस्ट्रोमा में देखने को मिलता है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। क्लियर, 27 के लिए ऑप्शन ए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सिनजिनोसियस कंडीशन ऑफ स्टेमेंस इज फाउंड इन, सिनजिनोसियस कंडीशन कहाँ पर देखने को मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है लेविएटी फैमिली में, बी ऑप्शन सोलनेसी फैमिली में, सी ऑप्शन है मालवेसी फैमिली में, या फिर एस्ट्रेसी, या फिर कंपोजिटी इसी को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 के लिए। चलिए भाई जल्दी से बताइए, 28 के लिए बता रहे हैं क्या? ऑप्शन ए, अच्छा चलो, तो ये पाए जाते हैं सूरजमुखी वाली
सूरजमुखी फैमिली में, ठीक है, जिसको एस्ट्रेसी फैमिली कहा जाता है, कंपोजिटी फैमिली कहलाती है, ऑप्शन डी जाएगा। ठीक है, इसी को एस्ट्रेसी या कंपोजिटी फैमिली कहते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें, सूरजमुखी, सनफ्लावर, क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज, बेंथम एंड हुकर के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन इनमें से कौन सा है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा दिया है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, बेंथम एंड हुकर के द्वारा कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था? बहुत अच्छे, बहुत बार पूछा है, तो ये है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों भाई, क्या हो जाएगा बताएंगे? हाँ, बहुत बढ़िया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया है किसके द्वारा? बेंथम एंड हुकर के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है? कैरोलस लिनियस के द्वारा। हाँ, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेफिड्स आर, रेफिड्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है निडल शेप्ड क्रिस्टल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सिलेट, मैग्नीशियम ऑक्सिलेट के क्या है? निडल शेप ये स्ट्रक्चर होते हैं। दूसरा दिया है निडल शेप्ड क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। थर्ड दिया है निडल शेप्ड क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट। अच्छा, एंड लास्ट दिया है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए बताइए सभी लोग। रेफाइड्स क्या होते हैं? चलो भाई जल्दी से बता दीजिए। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? ये निडल शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कैल्शियम ऑक्सिलेट के बने हुए होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। कैल्शियम ऑक्सिलेट के बने हुए क्या है? निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिट्रोनीला ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ, सिट्रोनीला तेल प्राप्त होता है किसकी पत्तियों से? पंकज कुमार जी स्वागत है आपका। चलो भाई, सिट्रोनीला ऑयल किससे निकाला जाता है, किससे प्राप्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका साइमोपोजन सिट्रेटस से, दूसरा दिया है साइमोपोजन नाइड्रस से, तीसरा दिया है सिट्रस सिट्रस ओरिएंटियम से, एंड लास्ट दिया है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो भाई, सिट्रोनेला ऑयल किससे निकाला जाता है? बहुत बढ़िया, तो ये पाया जाता है सिट्रेसस से, है ना। किससे? तो कहेंगे साइम्बोपोगेन सिट्रेटस से निकाला जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलो भाई, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एयर कैविटी इन द कैप्सूल ऑफ मॉथ्स आर पार्टी टोन्ड विथ डेलिकेट स्ट्रैंड ऑफ सेल्स, दीज आर कॉल्ड। मॉस के कैप्सूल में वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है, चलो फर्स्ट ऑप्शन दिया है पहला ऑप्शन दिया है आपका, इनको बोलते हैं पार्टीशंस बोलते हैं। बी ऑप्शन दिया है कंपार्टमेंट्स बोला जाता है इनको। सी ऑप्शन इनको ट्रेबीकुली बोलते हैं, या फिर इनको सेप्टा बोला जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। किस नाम से जाना जाता है इनको? फटाफट से बताएंगे। मॉस के कैप्सूल में जो वायु गुहाएं कोशिकाएं जो कि कोमल तंतुओं के द्वारा बटी होती हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको ट्रेबीकुली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द सोरी ऑफ टेरिस आर, टेरिस के सोरी या सोराई क्या कहलाते हैं, कैसे होते हैं पूछा है। डिसकंटिन्यूअस एंड किडनी शेप्ड होते हैं, डिसकंटिन्यूअस एंड वर्मी फॉर्म शेप होते हैं, डिसकंटिन्यूअस एंड राउंडेड होते हैं, या फिर कंटिन्यूअस एंड लीनियर शेप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, द सोराई ऑफ टेरिस, द सोराई ऑफ टेरिस, टेरिस के सोराई कैसे होते हैं फटाफट से बताइए। तो ये होते हैं डिसकंटिन्यूअस एंड वर्मी फॉर्म, ठीक है, कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूअस एंड वर्मी फॉर्म टाइप के होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्बिल इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ, बल्बिल किसका मॉडिफिकेशन है, फर्स्ट ऑप्शन है अंडरग्राउंडेड स्टेम का, अंडरग्राउंड स्टेम का, बी ऑप्शन है बेसिस ऑफ लीव्स का, सी ऑप्शन है बर्ड्स का, या फिर रेडियल का। बल्बिल पढ़ते हो पौधों में आप, फटाफट से 31 का देख लीजिए, क्या सही तो है, 31 में क्या देखना है शिवानी जी, 31 में क्या देखना था आपको, अच्छा ओके ओके, हाँ सही बोल रही हैं, इसमें ऑप्शन बी होगा भाई, ठीक है, सॉरी इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलो भाई इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, सही बोल रही हैं शिवानी जी, ऑप्शन बी होगा, हाँ ठीक है, इसमें ऑप्शन बी होगा भाई, ये हटा दीजिए, ठीक है, ये आप लगा लीजिए ऑप्शन बी, बी जाएगा इसमें, बी हो जाएगा, ठीक है, हाँ बी होगा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चलो गलती से गलती हो गई उसमें, ध्यान सब लोग ठीक कर लीजिए, ठीक है, इसको नाइट्रस होगा, नाइट्रस ऑप्शन बी होगा, ठीक है, मैं कुछ और पढ़ रही थी, आई थिंक सिट्रेसस कुछ और पढ़ा था मैंने, ऑप्शन बी इसमें होगा, ठीक है भाई। सिंट्रोनेला ऑयल निकाला जाता है नाइट्रस की पत्तियों से, ठीक है, सिट्रस वाले से, इसमें तो लेमन ग्रास निकाला जाता है, सही बात है, लेमन ग्रॉस, इससे तो लेमन ग्रास निकाला जाता है, ठीक है, ये सही कर लीजिए आप लोग, ठीक है, सभी लोग ठीक कर लीजिए इसको। आगे चलिए, अच्छा आगे आ जाते हैं, क्या पढ़ रहे थे, हाँ हाँ चलो, अच्छा बल्बिल, अरे बेटा पंकज कुमार जी, हमसे भी गलती हो सकती है, हम यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि हमसे कुछ गलती नहीं हो सकती है, गलती को मान लेना और सुधार लेना भी हमारा भी काम है, ऐसा तो नहीं है कि हम एकदम से एकदम ऐसे सब कुछ रट के बैठे हैं तो हमसे गलती नहीं होगी, हो जाता है, ठीक है, वो कुछ और चल रहा होता है दिमाग में, सडन पता चल रहा है हम कुछ और पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कुछ और देख रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, तो हो जाता है गलती। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44 के लिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, बल्बिल किसका मॉडिफिकेशन होता है, अंडरग्राउंड स्टेम का, बेसिस ऑफ लीव्स का, बर्ड्स का, या फिर रेडिकल का। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, ठीक है, जो लोग भी देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन, वो लगा लीजिएगा आप लोग, सही कर लीजिएगा। हाँ चलिए मिथिलेश कुमारी जी, हाँ बताई थी आप, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था, मैं कुछ और पढ़ी शायद, क्वेश्चन में मेरा दिमाग कुछ कहीं और चल रहा था, तो वो मैंने ऑप्शन फर्स्ट टिक कर दिया, ठीक है भाई। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, पत्रकंद जिसको बल्बिल कहा जाता है, ये किसका रूपांतरण होता है, जल्दी से बताइए। हाँ लेमन ग्रास हो जाएगा, उसमें जो मैंने बताया था ऑप्शन, उससे लेमन ग्रास निकाला जाता है। चलो 44 के लिए बताएंगे किसका रूपांतरण होता है, तो ये बताएंगे कि ये रूपांतरण होता है अंडरग्राउंड स्टेम का, जैसे लहसुन वगैरह में आप देखते हो, ठीक है, ये अंडरग्राउंड तने होते हैं, लहसुन में आप देखते हो, लहसुन हो गया, ठीक है, अनानास हो गया, इन सब में क्या है, ये रूपांतरण देखने को मिलता है। क्लियर भाई, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम एक प्रमुख लक्षण है फाइकस का, पाइनएप्पल का, मालबेरी का, या फिर पोइंस्टिया का। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस कहाँ पर देखने को मिलता है, क्वेश्चन नंबर 35, हाइपेंथोडियम
पुष्पक्रम किस में पाया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर बताएंगे 35 के लिए। बहुत अच्छे। तो ये पाया जाता है किसमें? फाइकस में। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, फाइकस में ये देखने को मिलता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस निमोनी वॉज डिस्कवर्ड बाई। डिप्लोकोकस निमोनी में रूपांतरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? चलिए बताएंगे। दीपक जी स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 36। ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस निमोनी वॉज डिस्कवर्ड बाई, किसके द्वारा बताया गया था? फर्स्ट ऑप्शन दिया है फ्रेड ग्रिफिथ के द्वारा। बी ऑप्शन है प्रोविसर एंड ब्राउन के द्वारा। सी ऑप्शन है एवेरी एंड मैक्लियोड के द्वारा। एंड लास्ट आपका दिया है MC मैकार्डी के द्वारा। एम ये साथ में है, ठीक है, एम मैकार्डी इसको पढ़ेंगे, एम मैकार्डी के द्वारा। चलो भाई, ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस निमोनी, रूपांतरण की खोज किसने बताया था? चलो चलो जल्दी से बताएंगे, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पूछा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूछा है। बहुत बढ़िया। तो ये बताया था किसने? ग्रिफिथ ने बताया था। और ध्यान रखेंगे इसका फिर जो डिटेल स्टडी की थी वो फिर की थी किसने? तो प्रोविसर और ब्राउन ने। उसके अलावा मैकार्टी ने डिटेल स्टडी इसकी की थी। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की खोज जो की थी या जो रूपांतरण की खोज की थी वो बताया था किसने? चलो अच्छा वेट, क्या? चलो क्या बता रहे हैं? ग्रिफिथ ने। ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस निमोनी वॉज डिस्कवर्ड बाई ग्रिफिथ, फ्रॉबिस एंड ब्राउन। रूपांतरण विधि की खोज की थी। रूपांतरण विधि की, अगर पूछता आपसे रूपांतरण विधि की खोज किसने की थी तो वो कहेंगे ग्रिफिथ ने की थी 1928 में। लेकिन डिप्लोकोकस निमोनी में रूपांतरण की खोज प्रोविसर एंड ब्राउन ने की थी। ठीक है, इसमें आप लगाओगे प्रोविसर एंड ब्राउन। क्यों भाई? इसमें प्रोविसर एंड ब्राउन लगाएंगे, प्रोविसर एंड ब्राउन लगाएंगे, इसमें ऑप्शन बी जाएगा इसमें। ठीक है, अगर आपसे केवल पूछता, ये ना पूछता डिप्लोकोकस में, तो आप लगाते फ्रेड ग्रिफिथ। लेकिन आपसे डिप्लोकोकस में पूछा है तो ये लगाएंगे ऑप्शन बी आप, प्रोविसर और ब्राउन ने खोज की थी। इसमें ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। ठीक है, डिप्लोकोकस में ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए थैलस ऑफ वॉल्वॉक्स इज कॉल्ड एज। वॉल्वॉक्स का थैलस क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है सिनोसाइट, बी ऑप्शन है सिनोबियम, सी ऑप्शन कॉलोनी या फिर फिलामेंट। चलो वॉल्वॉक्स का थैलस क्या कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्वॉक्स का थैलस क्या कहलाता है? चलो बहुत अच्छे। क्या है मैम? येलो PYQ है क्या? क्या वो येलो PYQ है? चलो तो ये कहलाता है क्या? सिनोबियम। इसकी कॉलोनी कहलाती है क्या? सिनोबियम, है ना। और लगभग एक कॉलोनी में 20 से क्या है 20 स्पीसीज के आसपास होती हैं लगभग। वॉल्वॉक्स की एक कॉलोनी में अगर ये भी पूछा जाता है तो बताएंगे लगभग 20 स्पीसीज होती हैं एक कॉलोनी में। और जब बारिश वारिश का टाइम होता है ना तो तालाबों में इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, जिससे पूरा तालाब क्या है? हरा भरा दिखाई देता है। चलो तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूलोथ्रिक्स इज। यूलोथ्रिक्स का क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? स्पाइरल शेप्ड, गर्डल शेप्ड, बोथ ए एंड बी, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। यूलोथ्रिक्स का हरित लवक जो होता है वो किस आकार का होता है? चलिए भाई जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए फटाफट से बताएंगे।
हाँ, कैसा होता है तो बताएंगे। गर्डल शेप होता है क्लोरोप्लास्ट इन यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो गर्डल शेप होता है। स्पाइरल शेप किस में होता है? स्पायरोगायरा में, है ना। स्पायरोगायरा में क्या होता है? स्पाइरल शेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अगार अगार। इस अगार अगार का इंपॉर्टेंट सोर्स इनमें से कौन सा है? ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी या फिर डायटम्स। किससे निकाला जाता है एगार एगार? चलो अगार अगार किससे निकाला जाता है फटाफट से बताएंगे। इसका उपयोग बहुत सारी लेबोरेटरी में किया जाता है ना। अगार अगार तो ये किससे निकाला जाता है बताइए। चलो ग्लाइडियम और ग्रासिलिया या कह सकते हैं जिगार्डिना, इन सब से निकाला जाता है और इसका प्रयोग होता है जेली बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, है ना। ये जेली वगैरह आइसक्रीम वगैरह बनाने में प्रयोग किया जाता है और ये लाल शैवाल से, रेड एल्गी से निकाला जाता है। हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइकेंस आर इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट बिकॉज। लाइकेंस इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट है, इसका रीजन है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका, दे आर एसोसिएटेड विथ माइकोराइजल रूट्स। क्यों? क्योंकि ये माइकोराइजल रूट्स के साथ क्या होता है? एसोसिएट होता है। द सेकेंड वन, दे आर एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, क्योंकि ये शैवालों और कवकों का एसोसिएशन होते हैं। थर्ड दिया है, दे आर पॉइनियर अर्लीस्ट सेटलर ऑन बेरन रॉक्स एंड पास जेरिक कंडीशन सक्सेसफुली। एंड लास्ट दिया है, दे कैन ग्रो इन ग्रेटली पॉल्यूटेंट एरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे 40 पूछा है, 40 के लिए। चलिए चलिए भाई, तो आप यहाँ पर देखिए, अगेन मैं बोलूंगी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के साथ जाइएगा, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के साथ जाइएगा। आपसे पूछा है कि ये इकोलॉजिकली कैसे इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकली कैसे इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में रख के आंसर करिएगा। अब यहाँ पर देखो, जो भी बच्चे, कोई बात नहीं विनोद कुमार जी लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जो भी बच्चे आते हैं वो बाद में क्लास देख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अथर्व राठौर जी स्वागत है आपका। चलो तो देखिए, इसमें बच्चे लगा रहे हैं ऑप्शन बी, क्योंकि हमने तो पढ़ा है ना। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? बी है। बी सही है, बिल्कुल सही है। ये फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन होता है, लेकिन क्या ये इस आधार पर सही है कि इकोलॉजिकली इसकी इम्पोर्टेंट ये है? तो कहेंगे कि ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इकोलॉजिकली आधार पर जब हम देखते हैं तो क्या इसका प्रभाव है ना भाई, क्या लाइकेन का प्रभाव पड़ रहा है, उस आधार पर यहाँ पर लगाएंगे। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जो बहुत समय से पड़ी हुई चट्टानें हैं उनमें ये उगते हैं। सबसे पहले अगर जंगल की शुरुआत की बात की जाए तो सबसे पहले जो उगे हैं वो लाइकेन्स ही थे। लाइकेन्स के बाद फिर धीरे धीरे प्लांट ग्रो करके और जो हायर प्लांट तक पहुंचा है वहां तक आए हैं। हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर किया करिए, बिल्कुल मिथिलेश कुमारी जी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सी इज बेटर, बिल्कुल बहुत अच्छे। तो सी जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले जो चट्टानें हैं उनमें ये उगते हैं और उसके बाद वहां पर क्या है, कंटिन्यूअस फिर क्या कहेंगे कि ग्रोथ होती है। हाँ, सक्सेशन करते हैं रॉक्स में, बहुत अच्छे। तो इसके आधार पर आप ऑप्शन सी के साथ जाओगे। इन जनरल उसके अलावा आपसे पूछ सकता है तो या फिर कह सकते हो बिल्कुल ये एसोसिएशन होते हैं एल्गी और फंजा के लिए, ठीक है। आल्सो ये क्या करते हैं, एयर पॉल्यूटेंट को शो करते हैं। जहां पर ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है वहां पर ये उगते नहीं है, तो अच्छे संकेतक होते हैं वायु प्रदूषक के लिए, है ना भाई। वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्ब्यूगो क्या है? ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन। बी ऑप्शन दिया है इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तीसरा दिया है इंटरसेलुलर स्पोरोफाइट है या फिर फैकल्टेटिव इंटरसेलुलर पैरासाइट है। चलो, हाँ, SO2 के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए ये क्या करते हैं, लाइकेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जहां पर बहुत ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड होगी वहां पर ये उगते ही नहीं है ना भाई।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो आपको पता है ये क्रूसीफेरस में व्हाइट रस्ट डिसीज कॉज करता है, तो इसी के लिए आपसे पूछा है कि क्या होता है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्ब्यूगो के लिए बताना है कि क्या होता है, तो ये बताएंगे क्रूसीफेरस के लिए व्हाइट रस्ट डिसीज कॉज करता है, और इसमें कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा। क्यों भाई, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट होते हैं, ऑप्शन सॉरी पैथोजेंस होते हैं जो कि डिसीज कॉज करते हैं प्लांट्स में डिसीज कॉज करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स इज इंक्रीज्ड व्हेन, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण बढ़ जाता है, कब। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ट्रांसपिरेशन रेट इज लेस, जब वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत कम होती है। सॉल्ट एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज, जब लवण अवशोषण बढ़ जाती है। ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज या फिर फोटोसिंथेटिक रेट इंक्रीज, कब होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स के द्वारा क्या होता है, जब वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, तो वो कौन सी कंडीशन होती है। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 44 के लिए चलिए जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, तो वाटर भाई, वाटर की कमी होगी तभी तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, है ना। जब वाटर तेज़ी से बाहर निकलेगा तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जैसे आप अपने में बात कर लो, आपको प्यास कब लग रही होती है, जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है तब आपको प्यास लगती है। ऐसे ही पौधों का भी है, जब उनकी बॉडी से बाहर पानी निकल जा रहा है तो वो पानी निकलता किससे है, तो कहेंगे कि जब ज़्यादातर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की दर बहुत ज़्यादा हाई होती है, ट्रांसपिरेशन बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, पानी निकल रहा होता है, तो उसकी वजह से कहेंगे कि भाई रूट जल्दी जल्दी फिर पानी की पूर्ति करेंगे, है ना। तो इसमें ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थियरी फॉर एक्सेंट ऑफ सैप इन ट्रीज, वृक्षों में रसारोहण का सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पल्सेटिंग एक्शन ऑफ लिविंग सेल, सजीव कोशिकाओं की स्पंदन क्रिया का मत। बी ऑप्शन दिया है ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेंशन थियरी ऑफ डिक्सन। सी ऑप्शन दिया है कैपिलरी। चलो एंड लास्ट ऑप्शन दिया है रोल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब का भूमिका का मत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 के लिए मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी पूछा है आपसे। चलिए, जड़ों द्वारा जल का वृक्षों में रसारोहण का सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। तो मृदा से अवशोषित जो जल होता है और खनिज लवण होते हैं वो जड़ों के द्वारा पत्तियों में पहुंचाए जाते हैं, यही कंडीशन क्या कहलाती है, रसारोहण कहलाती है। अब इसमें से जो सबसे ज़्यादा मान्य पक्ष है वो कौन सा है, तो वो बताएंगे कि ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेंशन थियरी ऑफ डिक्सन। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्लियर भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जा रहे हैं सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू, हरित ग्रह प्रभाव संबंधित है ग्लोबल ग्रीन एल्गी से, ग्लोबल वार्मिंग से, कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन प्लांट्स से, या फिर कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स इन हाउसेस। चलिए, किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे रिलेटेड है, बहुत बार पढ़ा है ना। तो ये कहेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट रिलेटेड है ग्लोबल वार्मिंग से। क्यों भाई, और जो ग्रीन हाउस गैसेस आप पढ़ते हो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, है ना, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सब रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। चलो, तो ये रिलेटेड है किससे, ग्लोबल वार्मिंग से। ऑप्शन बी, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज रिप्रेजेंटेड बाय, श्वसन गुणांक किससे प्रदर्शित होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका C/N के द्वारा, N/C के द्वारा, CO2/O2 के द्वारा, या फिर O2/CO2 के द्वारा।
चलिए, श्वसन गुणांक, जिसको श्वसन गुणांक कहा जाता है, श्वसन भागफल कहा जाता है, रेस्पिरेटरी क्वेसेंट, किससे डिनोट होता है? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है? 45। रेस्पिरेटरी क्वेसेंट किससे रिलेटेड है, कैसे इसको डिनोट करते हैं? तो इसको कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वॉल्व है अपॉन जो ऑक्सीजन क्या है ली गई है ना, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व एंड अपॉन में कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड। ठीक है भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कहेंगे रेस्पिरेटरी क्वेसेंट की अगर बात करें तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 यूटिलाइज। ठीक है, इसी को श्वसन भागफल कहा जाता है। क्या भाई मैम पता नहीं क्या? कैसे क्वेश्चन पूछेगा? किस में? विनोद कुमार जी, किस चीज के लिए आपको डर लग रहा है? किस चीज के लिए आपको डर लग रहा है? चलो अच्छा, तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज C2 साइकिल? C2 साइकिल क्या है? चलो, C2 साइकिल को बोला जाता है ग्लाइकोलेट साइकिल है, केल्विन साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है, या फिर TCA साइकिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, 46 के लिए बताइए। चलो, अभी जो भी आपके डाउट या कुछ भी होगी, पेपरवा कैसा आएगा? अच्छा जी, अच्छा ये बात हो रही है, पेपरवा कैसा आएगा? पेपरवा वैसा आएगा जैसा एग्जामिनर बनाएगा, है ना, जैसे क्वेश्चनवा वो डालेगा वैसे पेपरवा आएगा और वैसे ही आंसरवा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलो अच्छा, व्हाट इज C2 साइकिल? C2 साइकिल को और किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है ग्लाइकोलेट साइकिल, बी ऑप्शन है केल्विन साइकिल, सी ऑप्शन क्रेब्स साइकिल, या फिर TCA साइकिल। चलो भाई फटाफट से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, C2 साइकिल को और किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से बताइए। चलिए, तो इसको कहा जाता है और ग्लाइकोलेट साइकिल के नाम से जाना जाता है, इसी को ग्लाइकोलेट चक्र के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन ग्लाइकोलेट साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द बोटेनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर इज, सनफ्लावर का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिहारी बन गए सब भैया, बिहार में भी सरकार आ गई, मोदी सरकार, है ना, बिहार में भी BJP की सरकार आ गई है। अब तो डर लग रहा है कि वहां पर एटलीस्ट अभी तक वैकेंसियां दे देते थे, अब वहां का भी भगवान जाने क्या ही होगा, क्योंकि यूपी का तो पता है 5 साल से 5 साल से क्या, 2022, 23, 24, 25, 4 साल होने को है, एक वैकेंसी क्लियर ही नहीं हो रही है। रिकॉर्ड बन गया यहाँ पे। हाँ भाई, आप लोग के सामने, आप लोग के साथ हम भी बिहारी बन गए। अरे बिहारी भाषा बहुत ही प्यारी, भोजपुरी बहुत ही प्यारी भाषा है ना, भाषा बहुत, भाषाएं सब अच्छी हैं, लेकिन भोजपुरी का अपना एक आनंद है, प्रेम है उसमें, बहुत प्रेम झलकता है ना। खैर वो बात अलग है कि भोजपुरी गाने और जो वो चीज़ें आती हैं वो उनको बदनाम कर रखे हैं, लेकिन वैसे तो भोजपुरी लैंग्वेज बड़ी प्रिय है, बहुत अपनापन है उसमें। क्यों भाई? चलिए हम लोग साधु बनेंगे। मिथिलेश कुमारी जी, हम भी आपके साथ आएंगे। चलो, आप पढ़ने वाले नहीं रहेंगे तो टीचर क्या करेंगे, पढ़ाएंगे क्या? हम भी आपके साथ आएंगे। ठीक है, आ जाओ। बोटेनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर का बोटेनिकल नेम, डहेलिया बोलते हैं, हेलियंथस एनस बोलते हैं, टैगिटिस इरेक्टा, या फिर जीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलिए, अच्छा आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द बोटेनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर का चलिए, बिहार में इंटरनेट नहीं चल रहा है, सब चलेगा भाई।
बिहार में अब सब चलेगा क्योंकि गवर्नमेंट अब आ गई है मोदी जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम पूछा है आपसे, फटाफट से बताइए। ठीक है, तो ये है हेलियंथस हेनस कहा जाता है सूरजमुखी। किसका मेंबर है? एस्ट्रेसी फैमिली का, है ना, एस्ट्रेसी फैमिली का या फिर कंपोजिटिव फैमिली इसी को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका एकदम सही हो जाएगा। ये किसका नाम है? तो ये कहेंगे गेंदे का साइंटिफिक नेम है टैगेटेस इरेक्टा, गेंदा, या इसी को क्या कहते हैं? मैरीगोल्ड, है ना, मैरीगोल्ड जिसको गेंदा कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं? गेंदा। चलो डहेलिया तो आपको पता ही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रेसी फैमिली का मेंबर है। एस्ट्रेसी फैमिली को ही कंपोजिटिव फैमिली भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2,4-D इज ए सिंथेटिक। 2,4-D एक संश्लेषित क्या है? ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, या फिर फ्लोरिजेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 2,4-D इसका प्रयोग क्या होता है और ये होती क्या है? चलिए अच्छा क्वेश्चन कर लीजिए जल्दी से। 2,4-D 2,4 डाईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड कहा जाता है इसको। 2,4 डाईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो कि एक क्या है? जो कि एक सिंथेसाइज ऑक्सीजन है और इसका प्रयोग होता है खरपतवार के लिए। ठीक है, खरपतवार में अगर पौधों में जहाँ पर जैसे गेहूं चावल वहाँ पर जब ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं इसका छिड़काव किया जाता है ताकि जो भी खरपतवार या एक्स्ट्रा जो चीज़ें निकलती हैं ना, छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, तो उनको नष्ट करने के लिए। 2,4-D ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैसियस हार्मोन इज, इनमें से गैसियस हार्मोन कौन सा है? बहुत पूछा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है अमोनिया एंड मीथेन, बी ऑप्शन है एसिटिलीन, सी ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर एथिलीन। चलो भाई, गैसियस कौन सा क्वेश्चन आपसे गलत होता है? अरुण कुमार जी कह रहे हैं ये क्वेश्चन मुझसे बहुत गलत होता है। कौन सा क्वेश्चन बेटा, कौन सा क्वेश्चन गलत होता है? चलो, एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो एथिलीन है ना, एथाइलिन कहेंगे। एथिलीन ऐसा हार्मोन है जो कि गैसियस अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और यह वायुमंडल में प्रदूषक के रूप में भी पाया जाता है। क्यों भाई? इसका काम क्या होता है? इसको फल को पकाने में जो कच्चे फल होते हैं उसमें क्या है, इनको डाला जाता है और ताकि वो जल्दी पक हो जाए। 48 क्वेश्चन मैम, अच्छा 48 क्वेश्चन, ये क्यों भाई? चलिए अच्छा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। गैसियस हार्मोन इथाइलिन है जिसका प्रयोग होता है फ्रूट को पकाने वगैरह में और ये वायु प्रदूषक होता है। ठीक है, सॉरी, कहेंगे कि ये क्या है? ये वायु प्रदूषक होता है। हाँ, वायुमंडल में प्रदूषक के रूप में भी पाया जाता है, परंतु पौधे इसका संश्लेषण भी करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। फल पकाने के लिए इसका उपयोग होता है इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो अगला क्वेश्चन है, हार्मोन कंट्रोलिंग कैल्शियम लेवल इज, कौन सा हार्मोन है जो कि कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन कंट्रोलिंग कैल्शियम लेवल इज, कैल्शियम स्तर का नियंत्रण करने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, पैराथार्मोन, या फिर ऑक्सीटोसिन। इनमें से कौन सा एक ऐसा हार्मोन है जो कि क्या करता है? कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। चलिए, कैल्शियम स्तर का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है? फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो ये है पैराथार्मोन जो कि पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है ना, पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, पैराथायराइड ग्रंथि जो मटर के दानों के बराबर होती हैं और थायराइड ग्रंथि के दोनों साइड पाई जाती हैं, नंबर में 4 होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैराथार्मोन, कैल्शियम लेवल का जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है? पैराथार्मोन के द्वारा।
क्लियर है। ऑक्सीटोसिन को क्या कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी कंटेन्स, ए बी ब्लड ग्रुप में नो एंटीजन्स, नो एंटीबॉडीज, नो कोगुलेंट प्रॉपर्टीज, या फिर ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी कंटेन्स, ब्लड ग्रुप ए बी में क्या क्या देखने को मिलता है? ठीक है भाई, जल्दी से बताइए। ब्लड ग्रुप ए बी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 के लिए जल्दी से बताएंगे ब्लड ग्रुप ए बी के लिए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है ना, इनमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी इनमें नहीं पाई जाती है, ये मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसमें बताया था। ठीक है, चलिए इसमें ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसमें एंटीजन ए और बी पाए जाते हैं। ऐसे ही अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, उसमें एंटीबॉडी पाई जाती है ए एंड बी। क्यों भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ह्यूमन किडनी इज अबाउट, मनुष्य के वृक्क में निस्पंदन दाब होता है लगभग कितना होता है? फिल्ट्रेशन प्रेशर पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका 15 mmHg, बी ऑप्शन दिया है 75 mmHg, सी ऑप्शन दिया है 45 mmHg, या नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा तो यही ब्लड ग्रुप है। अच्छा जी, हाँ, यूनिवर्सल रिसेप्टर कहलाता है ए बी, और यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ कहलाता है। सर्वदाता और सर्वग्राही पढ़ते हैं, है ना भाई। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ह्यूमन किडनी इज अबाउट, कितना होता है? लगभग कितना होता है? फिल्ट्रेशन रेट, जिसको GHP के नाम से जाना जाता है, फटाफट से बता दीजिए। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट पूछते हैं, है ना, क्या होता है? चलिए, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें आप लगाओगे लगभग 15 mmHg के आसपास होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किडनीज ऑफ एडल्ट रैबिट इज, वयस्क सशक में जो किडनी होती हैं वो कैसे होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है ओपीस्थोनेफ्रोस, प्रोनेफ्रोस, सी ऑप्शन है मीजोनेफ्रोस, या फिर मेटानेफ्रोस। चलिए, वयस्क सशक में जिसको कहेंगे कि क्या है, द किडनी ऑफ एडल्ट रैबिट, एडल्ट रैबिट में जो किडनी होती हैं वो कैसी होती हैं? चलिए भाई 53 के लिए, 53 के लिए एडल्ट रैबिट में मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है भाई। ऑप्शन सी जो बता रहे हैं और ऑप्शन ए जो बता रहे हैं गलत है, इसमें मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती हैं, ऑप्शन डी। प्रोनेफ्रिक किडनी पाई जाती हैं जैसे कि हैगफिश और टेडपोल वगैरह में। ठीक है, मीजोनेफ्रिक कंडीशन पाई जाती है फिशेस में और एम्फीबियंस में, और मेटानेफ्रिक पाई जाती है रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में। ठीक है, तो मैमल्स में ही आ जाएगा ये भी, क्यों, रैबिट मैमल्स में ही आता है, तो मेटानेफ्रिक किडनी हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाय, हियरिंग किससे नियंत्रित होता है? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन आपका है सेरिब्रल हेमिस्फीयर से, बी ऑप्शन है टेम्पोरल लोब से, सी ऑप्शन है सेरिबेलम से, या फिर हाइपोथैलेमस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 के लिए, क्वेश्चन नंबर 54 के लिए भाई आर्मी वाले भी आ गए हैं हमारी क्लास में। पूछ रहे हैं प्रीति कहाँ से हो? अच्छा जी, प्रीति अपने घर से हैं, आप बताइए कहाँ से हैं? पूछ रहे हैं प्रीति जी कहाँ से हैं? प्रीति अपने घर से हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो। हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाय, हियरिंग सुनने की क्षमता किससे कंट्रोल होती है?
फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है सेरिब्रल हेमिस्फीयर से, सेकंड टेम्पोरल लोब से, तीसरा दिया है सेरिबेलम से, एंड लास्ट दिया है हाइपोथैलेमस से। चलो भाई जल्दी से बता दो। ठीक है भाई, अच्छा भारत देश से हैं। तो यहाँ पर आपका हियरिंग वाला जो पार्ट होता है वो टेम्पोरल लोब से, किससे कहेंगे, टेम्पोरल लोब से नियंत्रित होता है। क्यों भाई, टेम्पोरल लोब से नियंत्रित होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, सेरिबेलम का काम होता है बॉडी के पॉइस्चर को या बॉडी के जो खड़े होने की पॉइस्चर है उसको बैलेंस करके रखना, है ना भाई। और हाइपोथैलेमस का आपको पता है कि ये जो पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स हैं उनका क्या है, उनका श्रावण करता है। आल्सो यहाँ से और भी अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह भूख, प्यास, ताप, प्यार, घृणा इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। जितने भी इमोशंस होते हैं वो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हियरिंग के लिए पूछा था, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेरिब्रम, हाँ सेरिब्रम को ब्रेन कहा जाता है मेन, है ना, वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोलुमिनेंस इज एग्जिबिटेड बाय, बायोलुमिनेंस किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? सीरेटेनियम के द्वारा, टोक्सोप्लाज्म के द्वारा, सॉरी टोक्सोप्लाज्मा के द्वारा, पैरामीशियम के द्वारा या फिर प्लाज्मोडियम के द्वारा। चलो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका बायोलुमिनेंस कहाँ पर देखने को मिलता है, एक बार फटाफट से बता दीजिए। बायोलुमिनेंस किस में देखने को मिलता है? देखिए जो भी बच्चे बेमतलब की बात कर रहे हैं ब्लॉक कर दिया जाएगा उसको। फालतू में बातें मत करिए, केवल और केवल क्वेश्चन आंसर करिए, ठीक है। चलिए, बायोलुमिनेंस किसके द्वारा शो होता है? तो कहेंगे कि बायोलुमिनेंस ऐसा प्रोसेस है जो कि कहेंगे प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में देखने को मिलता है, और टीनोफोरा में भी आप पढ़ते हो, है ना, टीनोफोरा के जंतुओं में भी ये देखने को मिलता है। इनमें ऐसे पदार्थ होते हैं जब ये मूव करते हैं, समुद्र में मूव करते हैं, पानी में मूव करते हैं, तो उस समय इनकी बॉडी में चमक आती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये कहाँ पर देखने को मिलता है। चलो, प्रोटोजोआ संघ का जंतु है और इसमें आपको सीरेटेनियम हो जाएगा। क्यों भाई, सीरेटेनियम हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आप लोग ध्यान मत दो बेमतलब की चीजों पे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। कोई भी इधर उधर की चीजों पे ध्यान नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे। कुछ अराजक तत्व हैं जो हर जगह इधर उधर आते जाते रहते हैं, तो उस पे ध्यान मत दीजिए। चलो, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सिंकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, सिंकोलॉजी किससे रिलेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन कम्युनिटी इन रिलेशन टू एनवायरमेंट, बी ऑप्शन है इंडिविजुअल्स से, सी ऑप्शन है एनवायरमेंट से, एंड डी ऑप्शन है वाटर से। चलो, किससे रिलेटेड है? सिंकनोलॉजी किससे रिलेटेड है? किस चीज का अध्ययन किया जाता है सिंकनोलॉजी में? समुदाय परिस्थितिकी के नाम से ही जाना जाता है इसको, तो आप बता सकते हैं क्या होगा। बिल्कुल, तो ये क्या है, कम्युनिटी रिलेटेड टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से रिलेटेड होती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन रिफर्स टू, यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है हाई प्रोडक्शन इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, हाई प्रोडक्शन एक जलीय तंत्र में, हाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है। बी ऑप्शन आपका दिया है लो प्रोडक्शन इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सी ऑप्शन है स्टेबल प्रोडक्शन इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एंड लो प्रोडक्शन इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चलो भाई, बात नहीं, कोई भी बात मत करिए, नहीं तो सच में ब्लॉक कर दिया जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर जितने बच्चे भी जो रेगुलर बच्चे हैं उनको पता है कि पढ़ाई पे ही ध्यान दी जाती है, कुछ अराजक तत्व इधर उधर घूमते रहते हैं, उन पे आपको ध्यान नहीं देना है। डिस्टर्बिंग एलिमेंट हर जगह होते हैं, ठीक है। अगर आप ये सोच के बैठोगे कि आप कहीं डिस्टर्ब नहीं होगे तो आप जहाँ पर भी जाओगे ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट मिलते रहेंगे। आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए, ठीक है भाई। चलो अच्छा, 57 के लिए बताएंगे यूट्रोफिकेशन किससे रिलेटेड है। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? चलो, यूट्रोफिकेशन का तात्पर्य क्या है, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे। तो ये क्या होगा, हाई प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो कि एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड, स्तन ग्रंथियां रूपांतरित हैं। मेमरी ग्लैंड्स, चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो आप लोग। चलिए भाई, मेमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड, मेमरी ग्लैंड्स किसका मॉडिफिकेशन होती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कॉल्यूमिनर सेल्स का, बी ऑप्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, सी ऑप्शन है सीबेसियस ग्लैंड्स का, या डी ऑप्शन है स्वेट ग्लैंड्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 के लिए, मेमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड, मेमरी ग्लैंड्स किसका मॉडिफिकेशन होती हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल्यूमुलर सेल्स का, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, सीबेसियस ग्लैंड्स का, या फिर स्वीट ग्लैंड्स का, किसका मॉडिफिकेशन होती हैं, जल्दी से बताइए। चलिए किसका मॉडिफिकेशन होती हैं, तो बहुत अच्छे, ये बताएंगे स्वीट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होती है मेमरी ग्लैंड्स। क्लियर, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज आर एनालॉगस ऑर्गन, इनमें से कौन सा एनालॉगस ऑर्गन है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड फीदर्स ऑफ बर्ड्स, बी ऑप्शन है फोर लिम्स ऑफ हॉर्स एंड हैंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, सी ऑप्शन है विंग्स ऑफ बैट्स एंड फेदर्स ऑफ बर्ड्स, एंड लास्ट वन इज विंग्स ऑफ फिशेस एंड, ये क्या है, ओर्स ऑफ पेंगुइन्स। ये ओर्स क्या है? चलो भाई अगला क्वेश्चन पढ़िए आप, देखिए कुछ मिसप्रिंट है शायद, तो मैं देख ले रही एक बार। हाँ चलो, ओर्स ही है, पेंगुइन पे ओर्स। इनमें से पूछा है, इनमें से पूछा है सर ये हम्म हाँ ये, हाँ ब्लॉक करिए, हो गया। चलो भाई ठीक है, अब जो भी एक चीज़ मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं
वो लोग ध्यान दें। जो भी अराजक तत्व घूमते फिरते आपके पास आ जाते हैं उन पे आप लोग ध्यान मत दिया करिए, ठीक है। और ऐसे लोगों का उद्देश्य ही होता है केवल और केवल भटकाना, ठीक है। ब्लॉक कर दिया गया उसको। चलो अब पढ़ने पे ध्यान दो अब। और जो भी फालतू की बकवास करेगा उसको सीधे से ब्लॉक कर दिया जाएगा। केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर फालतू बकवास करेंगे आप लोग तो चैनल से ब्लॉक ही करवा देंगे हम। इस तरह के अराजक तत्वों से क्या होता है ना कि जो बच्चे रियल में पढ़ने वाले हैं, जिनका सच में होता है कि मन लग रहा है, वो भी क्या होता है, वो भी क्या है, डिस्टर्ब होते हैं। सर देखिए उसको रिफ्रेश करिए ये कमेंट। चलो भाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है कोई बात नहीं। और आप लोग से भी निवेदन है कि जो भी फालतू कमेंट करते हैं आप लोग उन पे ध्यान ही मत दिया करो। सिर्फ आप पढ़ाई करने आते हो, क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है तो उसी पे ध्यान दो। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको बताएंगे कुछ भी इधर उधर। भाई उनका काम ही वही है, वो बैठ के, उनके पास कोई काम नहीं है, उनका कोई उद्देश्य नहीं है जीवन में। वो ऐसे ही भटकाव करने के लिए पैदा ही हुए हैं और भटकते भटकते खुद भी मर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहो, ज़्यादा बेस्ट है, कोई मतलब नहीं है। कोई भी फालतू बकवास करेगा ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये स्ट्रिक्ट चीज़ है कि क्लास में कोई भी फालतू बकवास नहीं करेगा। बात कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ उसी पे ध्यान दिया जाएगा। अननेसेसरी बात होगी तो फिर यही होगा, सीधे बाहर। चलो आ जाओ। अच्छा चलो, एनालॉगस ऑर्गन के बारे में पूछा है आपसे, क्या होगा राइट आंसर। चलिए एनालॉगस ऑर्गन के लिए पूछा है, ठीक है भाई। एनालॉगस ऑर्गन के लिए पूछा है, क्या होगा यहाँ पर आपसे राइट आंसर पूछा है, जल्दी से बता देंगे। चलिए आइए जल्दी से बताइए फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं सर, तो चलिए भाई फटाफट से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो बताएंगे एनालॉगस ऑर्गन्स के लिए पूछा है तो ये हो जाएगा विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड फीदर्स ऑफ बर्ड्स। क्यों भाई, इंसेक्ट और बर्ड्स के जो पंख होते हैं वो संरचना में अलग अलग होते हैं लेकिन काम में एक ही समान होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है भाई, ऑप्शन ए। अच्छा एक मिनट, एनालॉगस पूछा है ना, एनालॉगस के लिए पूछा है जो संरचना में क्या होते हैं, जो समान दिखाई देते हैं लेकिन नहीं, एनालॉगस का मतलब ही होता है कि काम में तो समान है लेकिन संरचना अलग अलग है। ए सी बोथ, चमगादड़ों के पंख, हाँ यार ये भी तो सही है, ये भी तो सही जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। चलो चलिए, अच्छा ये भी सही है तो इसमें दोनों ऑप्शन, ठीक है। चलो दोनों लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ें। चलो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन फटाफट से बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोग्लाइडल कंडीशन इज रिलेटेड टू, मोनोग्लाइडल कंडीशन रिलेटेड टू। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है मोनोसोमी से, बी ऑप्शन ट्राइसोमी से, सी ऑप्शन है नलीसोमी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क, ठीक है। सभी लोग कमेंट में आंसर इसका करेंगे। चलो भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका होमवर्क 60 के लिए, सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में आंसर। चलो तो ये रहा आज के लिए आपका सेशन, बाकी आपसे मिलते हैं अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में, ठीक है। मैम फिर से वायरस आ गया, अरे अगेन फिर वही होगा, क्यों बात कर रहे हो आप लोग। अब जो भी बात भी करेगा उसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर से ब्लॉक कर दिया जाएगा, अननेसेसरी बातें मत करो। चलो अच्छा तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही,
फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाकी आपके लिए सूचनाएं, जैसा कि आपको पता है यूपी टेट 2022 के लिए आपका बैच चल रहा है, ठीक है। कुछ चलो अच्छा, यूपी टेट के लिए आपका बैच चल रहा है, जूनियर लेवल का, प्राइमरी लेवल का और जूनियर प्राइमरी दोनों का संघर्ष बैच आपका चल रहा है, ठीक है। तो आप चैनल पर जाइए, वहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आल्सो सारे एग्जाम के लिए जो आप जानते हो हमारे बाकी कोर्सेज टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआरसी, ठीक है, यूजीसी नेट, जेआरएफ के लिए। उसके अलावा आपको पता है सीटेट का भी नोटिफिकेशन आ गया है आपका, और आपका एग्जाम है सीटेट का फरवरी में, है ना। तो सीटेट भी आपका मिलेगा। मैम की क्लासेस चलेंगी, मैम की क्लासेस चल रही हैं बेटा, मैम की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। टाइमिंग आपका होता है 11 बजे से। यूपी टेट हो गया आपका, एस टेट, डी ट्रिपल एस बी, बीपीएससी और केवीएस की भी वैकेंसी, जैसा कि आपको पता है केवीएस एनबीएस की भी आ गई हैं, तो उसकी भी क्लासेस आपको बहुत जल्दी चैनल पर मिलने वाली हैं। तो सभी लोग क्या करिए, आप जाइए प्ले स्टोर से द स्मार्ट विजन क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपकी क्लासेस एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए और अपना